हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत खूब, बहुत अच्छे और इन खिलखिलाती सर्दियों का आनंद ले रहे होंगे। आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे 11 सर मथुरा पर मैं आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा पेपर फर्स्ट के पुराने प्रश्न पत्र के क्वेश्चन चल रहे थे और उसकी सीरीज में हम आज अंत की ओर चल रहे हैं, ठीक है ना। आज हमारी सीरीज फर्स्ट का आप लोगों के सहयोग से पार्ट फर्स्ट से लेकर के और पार्ट 7 कंप्लीट होने वाला है। सीरीज फर्स्ट का मतलब यहाँ पे पेपर से है। जैसे मैं आपको क्लियर कर दूं कि फर्स्ट ईयर में मैं आपको सीरीज कराऊंगा, सीरीज 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो उसमें आपके फर्स्ट सीरीज में फर्स्ट पेपर है आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, इसके बारे में। सीरीज सेकंड के अंदर दूसरा, सीरीज थर्ड के अंदर तीसरा। इस तरीके से हम पेपरों को क्या है एनालिसिस करेंगे। तो जैसे कि आज उम्मीद करता हूं कि आपका ये सेशन है, इस सेशन के साथ ही आपका जो है पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और दूसरी बात, नेक्स्ट मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा, सीरीज सेकंड। तो उसमें आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप लोग कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना ज्यादा प्रीफर करेंगे, जो आपको टफ लगती हो, कठिन लगती हो, ठीक है ना। और जो आप लोग कहेंगे मैं उसी के अकॉर्डिंग काम करूंगा। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यदि मेरे वीडियोस को जितने देखते हैं उन सबके लगभग कमेंट मेरे पास आने चाहिए, इसके लिए कि मुझे किस सब्जेक्ट पे वर्क करना है। और जितने ज्यादा जिस वीडियो के लिए कमेंट आएंगे मैं वही पेपर आपको यहाँ लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, ठीक है ना। तुम्हारे जैसे ना जाने कितने बच्चे यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन की जो बेसिक जानकारी है उसको नहीं ले पाते हैं, और वही बेसिक जो फील्ड है, ठीक है ना, उसकी जानकारी आपको पहले पेपर में मिलती है। और मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूं इस चीज को कि आप लोगों के सीरीज फर्स्ट के जितने भी पार्ट हैं मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। और इसकी एक बेसिक जानकारी की एक वीडियो है, उसको भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो आप लोग डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन की वीडियो पे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां से लिंक पर क्लिक करेंगे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, इस तरीके से सारे पार्ट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहें और देखते रहें कि सीरीज फर्स्ट का जो पार्ट नंबर 7 है, ठीक है, उसमें हमारे सीरीज फर्स्ट के क्वेश्चन क्रमांक चल रहे थे, 20 तक हो गए थे, 21 22 23 आज फ्री हो जाएंगे हम लोग। और पार्ट 7 के मात्र 3 प्रश्न है, लेकिन इन 3 प्रश्नों में ही इतना अथा भंडार है कि आप लोग इसको पढ़ लोगे। ये होने को क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इनको लेकर के आया हूँ। और ये अथवा में होते हैं पर शॉर्ट एंड स्वीट होते हैं और अच्छे होते हैं, ये आसानी से याद भी हो जाते हैं अगर कोई करना चाहे तो, क्योंकि इनके सबके लगभग कार्य सेम एक जैसे होते हैं। और ये जो प्रश्न है राष्ट्रीय संस्थानों की दिव्यांगता के क्षेत्र में भूमिका क्या क्या है, तो कौन कौन सी राष्ट्रीय संस्थान है पहले ये पता होना चाहिए। इंडिया में 9 हमारे जो है नेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इंडिया में कितने हैं? 9। मैंने 2 के नाम कल पूछे थे तो मैं बता देता हूँ। एक का नाम कोई भी नाम आप लिख सकते थे, जैसे मैंने निपमेड लिख दिया, एक NIEPVD लिख दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से, लेकिन मुझे कमेंट में बच्चों के आंसर है वो नहीं है, एक दो ने डाले थे लेकिन वो आंसर उन्होंने अपनी इच्छा से डाले होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूट होते हैं, अंतरराष्ट्रीय निकाय कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं इनकी नीतियों की क्या क्या भूमिकाएं रहती हैं। तो ये हम इसके बारे में कंप्लीट जानकारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 23 से, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं नीतियों की भूमिका, ठीक है ना। चलिए, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि मैं आपको और अच्छा अच्छा कंटेंट ला के दे सकूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन है। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कौन से होते हैं? पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो सारे संस्थान है, अंतरराष्ट्रीय या वो नेशनल हो, ये सभी स्पेशल फील्ड के बच्चों के लिए, या फिर हम बात करेंगे दिव्यांगता के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं उनके स्वास्थ्य, मानव अधिकार आयोग,
मानवाधिकारों के लिए एवं उनकी सुरक्षा के लिए, उपचार के लिए, उनकी बीमारी के लिए, इन सभी किस तरीके से वर्क करती हैं और किसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, हम इसकी जानकारी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ, उसके साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको। सबसे पहले तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है, ठीक है, इसको यूएनसीआरपीडी बोलते हैं और ये एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो है कॉन्वेंस है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म के बारे में। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशन on the right of person with disabilities, ठीक है ना। तो ये आपका जो सम्मेलन है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंस ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। दिव्यांगता के क्षेत्र में जो अंतरराष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर कार्य किए जाते हैं, वो एक सम्मेलन है कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो दिव्यांगता के प्रति बच्चों को जागरूक नहीं कर रहे हैं, या फिर दिव्यांगता का इस तरह वो बढ़ता जा रहा है, तो उसको कम करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो इसके अंतर्गत किए जाते हैं, ठीक है। और इसको जो संयुक्त राष्ट्र महासभा होती है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, जैसे आपको पता है गांव में एक पंचायत होती है, उसी के जैसे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, मतलब विभिन्न देशों को मिलकर के एक संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन हुआ। उस आयोजन में 2006 में इसको मंजूरी मिल गई, इसको अपना लिया गया कि ये जो आपका सम्मेलन है ये बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और हम बात करेंगे, इसको नाम दिया गया अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि। इस सम्मेलन को क्या नाम दिया गया? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इसके जो कार्य हैं, वो कार्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला मैं बताऊं, दिव्यांगों के अधिकारों, राइटिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे आप, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है ना। दूसरा है सामाजिक तौर पे जो होते हैं कार्यक्रम, उनमें दिव्यांगों की जो भागीदारी है उसको बढ़ावा देना। समाज में दिव्यांगों के प्रति जो भेदभाव है उसके प्रति जागरूकता फैलाना, ठीक है, जागरूकता पैदा करना। और जो समावेशी माहौल है उसे पैदा करना, ठीक है ना। अब देखो मैं बता देता हूं, एक शब्द बार बार आपके इस चैप्टर में आएगा, तो वो है समावेश। समावेश का मतलब क्या होता है, यदि किसी को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। समावेश का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूसिव, ठीक है। इंक्लूसिव का मतलब होता है, जैसे हम विद्यालय स्तर पे पढ़ रहे हैं तो विद्यालय जो स्तर पर ही हम बताएं, क्योंकि स्पेशल बच्चे विद्यालय स्तर पर ही होते हैं, ठीक है। तो मैं बताऊं आपको, उसमें क्या होता है कि जैसे नॉर्मल बच्चे स्टडी करते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल बच्चे जब स्टडी करते हैं तो उन्हीं क्लास में, नॉर्मल बच्चों की क्लास में कुछ स्पेशल बच्चे बिठा दिए जाते हैं बीच बीच में, ठीक है ना, जिससे कि नॉर्मल बच्चे भी दिव्यांग बच्चों को समझ पाए, उनकी हेल्प कर पाए, और दिव्यांग बच्चे भी अपने आप को एक दूसरे से कमजोर ना समझे, वो भी उनके साथ रह करके अच्छे से पढ़ाई कर सके, ठीक है, और थोड़ा बहुत
सहयोग मिल सके। तो इस तरीके का कि सबको एक समान मान करके शिक्षा दी जाए, वो क्या है, समावेशी का माहौल पैदा करना होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका पहला पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का अगर नाम आता है तो आपको एक बात याद रखनी है, ठीक है, यूएनसीआरपीडी। यूएनसीआरपीडी का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2006 में किया गया, ठीक है, इसको स्वीकार लिया गया और इसके बाद में इस प्रस्ताव को स्वीकार लिया गया और इसको नाम दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य मुख्य था दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है ना, या फिर उन्हें अधिकारों को दिलाना, ठीक है। दिव्यांग व्यक्तियों की जो समाज में कोई कार्यक्रम होते हैं या फिर वो अपने को वहां पे प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे उनकी भागीदारी दिलवाना, दिव्यांगताओं के प्रति जो उनके कार्य रुके हुए होते हैं उनके लिए क्या करना, जागरूकता फैलाना, ठीक है, और समावेशी माहौल समाज में पैदा करना। तो इस तरीके से ये हमारा जो पहला पॉइंट है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं एमडीजीएस और एसडीजीएस के बारे में, ठीक है, एमडीजीएस और एसडीजीएस के बारे में, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, वीडियो को रोक करके, और यदि समझ में नहीं आता कोई पॉइंट तो आप वापस से एक बार देखेंगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आके एमडीजीएस के बारे में, ठीक है। तो एमडीजीएस को क्या कहा जाता है? मिलेनियम डेवलपमेंट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है ना। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है, चलो पहले एक की चर्चा करते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं सहस्त्राब्दी विकास डेवलपमेंट गोल, ठीक है, विकास लक्ष्य। इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूं आपको कि दिव्यांगता के क्षेत्र में जो पीछे रहे बच्चे होते हैं या फिर जो, क्योंकि ये बात हो रही है, ये वैश्विक स्तर पे हो रही है, ये किसी एक देश की नहीं हो रही है, ये किसी एक गांव की नहीं हो रही है, ये किसी एक शहर की नहीं हो रही है, ये पूरे भारत देश के साथ साथ अन्य देशों की भी हो रही है। तो ये वैश्विक स्तर पे है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एक एमडीजीएस का गठन किया गया था, एक एसडीजीएस। इनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं पेपर में एक एक नंबर में, तो ये आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। हाँ, तो मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स, ठीक है ना, मतलब सहस्त्राब्दी, या तो हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना आप, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। ये क्या है मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, ठीक है ना। सबसे पहले तो इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2015 में इसका जो, हाँ सॉरी, ठीक है, 2015 में जो एसडीजीएस है और एक एमडीजीएस, सन 2000, कब की बात है, सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अपनाया गया और इसमें 8 गोल रखे थे, ठीक है, क्या रखे थे, 8 लक्ष्य रखे थे कि 8 लक्ष्य होने चाहिए और इन 8 लक्ष्यों को मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने करा दिया है तो मैं इसको हटा ही देता हूँ। और एमडीजीएस के जो 8 लक्ष्य हैं वो 8 लक्ष्य हम इधर लिखेंगे, 8 गोल्स, ठीक है। तो 8 गोल्स कौन कौन से थे जिन पर वर्क करने के लिए कहा गया था, उसमें से भी मैं बता दूं, ये जो 8 लक्ष्य मैं अभी लिखा रहा हूं इनको पूर्ण करने का समय 2015 तक दिया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इन जो लक्ष्य थे, इन टारगेट थे, इन टारगेटों को पूरा करने के लिए कितना टाइम दिया गया था, 2015 तक। लेकिन इस कार्यक्रम को चलाने के बाद में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, ठीक है ना, लोग जागरूक हुए, लोग इसको जानने लगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले
मैं बिंदु बता देता हूं आपको। पहला है आपका शिक्षा में समानता। इसके बाद में गरीबी और भूख, ठीक है। इसके बारे में, और शिक्षा में भी कौन सी, हम इसमें प्राइमरी, क्योंकि स्पेशल बच्चे प्राइमरी एजुकेशन भी अगर ले लें तो बहुत बड़ी बात होती है शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत, ठीक है ना। और आगे हम पढ़ेंगे इसमें समानता, ठीक है। जो लैंगिक मतभेद होते हैं वो, उनको छोड़ करके, उनको क्या है, इस तरीके से नहीं, सबको एक साथ लेकर के ही चलना है, ठीक है। बाल मृत्यु दर कंट्रोल करना है, बाल मृत्यु दर पर रोक या कंट्रोल, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। मातृ स्वास्थ्य सुधार, ठीक है। एक था आपका संक्रमण, ठीक है। और एक आठवां है आपका वैश्विक सहयोग। राइटिंग पे ना जाए, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुने। देखो, सबसे पहला जो इन्होंने टारगेट लिया था वो मैं बता दूं आपको, गरीबी और भूख का लिया था। गरीबी और भूख से क्या तात्पर्य है, क्योंकि दिव्यांग बच्चों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे सकता है, कोई भी ध्यान नहीं दे पाता है, तो उस कैटेगरी में इन्होंने सबसे बढ़ चढ़ के भाग लिया कि कोई भी गरीब ना रहे, कोई भी भूखा ना, गरीब भी हो तो मतलब वो भूखा ना सोए, ठीक है ना। तो इसके स्तर पर इन्होंने एमडीजीएस में कार्य किया, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के अंतर्गत इन 8 लक्ष्यों को रखा गया और इनको पूरा करने का कार्यकाल दिया गया कि इनको 2015 तक लगभग पूरा करना है, पर फिर भी चल रहा है अब तक, ठीक है। दूसरा कि प्राइमरी एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे लड़की हो लड़का हो, ऐसा नहीं है कि किसी को जैसे कि आपको पता है कोई डिसेबल होता है तो उसको हीन भावना से देखते हैं और उस तरीके से फिर उसकी कद्र भी नहीं करते हैं। बाल मृत्यु दर, ठीक है, बच्चों को दिव्यांग समझ के मारना नहीं चाहिए उनको, ठीक है, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनकी बीमारी का पता लगाकर उसका इलाज करवाना चाहिए, ठीक है। तो बाल मृत्यु दर में कमी करवाए, ठीक है। दूसरी बात, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो उस पॉल्यूशन पर भी लोग धीरे धीरे कंट्रोल किया जा रहा है। मातृ स्वास्थ्य सुधार, ठीक है। पहले क्या है, इनकी साफ सफाई देख रेख वगैरह हॉस्पिटलों का अभाव था, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार आने लग गए हैं। और संक्रमण जो है रोग होते हैं, एचआईवी है ना, और जो संक्रमण रोग होते हैं तो उन रोगों पे एचआईवी वगैरह उन पर रोक धीरे धीरे जब पॉल्यूशन कम हुआ, या फिर हम बात करेंगे यदि संक्रमण को हम ध्यान में रखेंगे तो हम ऐसी जगह को साफ सुथरा रखेंगे और वहां पे अपना जो है माता बहन सारी और भी जो बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे हैं, वो संक्रमित नहीं होंगे, ठीक है। और वैश्विक सहयोग इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब तक वैश्विक स्तर पर जो कार्यक्रम होता है उसमें विश्व सहयोग नहीं करेगा तो किस तरीके से काम होगा, तो उसमें सबके सहयोग से ये कार्यक्रम ठीक ठाक चला, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका सतत विकास कार्यक्रम, सतत विकास गोल, सतत विकास लक्ष्य बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। इसके अंतर्गत पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए ये क्या है, ये जो एसडीजीएस है, एसडीजीएस ये 2015 में लागू किया गया, ठीक है। ये है एसडीजीएस 2015 में लागू किया गया, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, और ये 2000 में किया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। और ये जो एसडीजीएस है इसको टाइम दिया गया 2030 तक सब कुछ ठीक कर देने का। और एसडीजीएस के लिए इन्होंने 17 टारगेट रखे थे, 17 लक्ष्य रखे थे। तो 17 लक्ष्यों में और कौन कौन से ऐड किए थे मैं बता देता हूँ आपको, एक दो नाम और।
ठीक है ना। 2 लक्ष्य, और इनमें जैसे 8 तो ये हो गए, उसके अलावा एक तो औद्योगिक औद्योगिक नवाचार। नवाचार का मतलब होता है उद्योग में कुछ नया करना, ठीक है। 10वां इन्होंने किया सम्मान जन कार्य एवं आर्थिक दृष्टि। मतलब एक तो आर्थिक व्यवस्था को देखना इसमें ऐड किया गया, और एक सम्मानजन जो कार्य है वो कार्य, क्योंकि अगर डिसेबिलिटी को, अगर दिव्यांगता को सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखेंगे तो लोग बाग इसकी कद्र नहीं करेंगे, इसलिए इसको सम्मानजनक रूप से लिया गया और उसी के अंतर्गत इसको थोड़ा सा विस्तार किया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं हम इसमें और क्या क्या ऐसे इम्प्लीमेंट किए गए। एक तो सतत शहर और सतत शहर सतत शहर और समुदाय समुदाय का बनाना, क्योंकि अलग अलग शहर में अलग अलग समुदाय होंगे, तो समुदाय क्या है अपने इस पे ट्रस्ट का निर्माण करके अपना कार्य करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे जो सतत खपत है, खपत को भी ध्यान में रखकर बच्चों का विकास एवं उसका उत्पादन भी उसी स्तर से किया जाए, जितना ज्यादा आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है उतना ही ज्यादा इंक्रीजिंग भी होनी चाहिए ना, ठीक है। 13 नंबर है आपका जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। 14 नंबर है आपका समुद्र जल जीवन। 15 नंबर है आपका शांति, और 16 है आपका स्थलीय जीवन, ठीक है। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो किस तरीके से इफेक्ट होता है, तो उसको सुधारने के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं। और एक साझेदारी, वैश्विक स्तर पर क्या चाहिए, साझेदारी वर्ल्ड लेवल पर, वैश्विक लेवल पर साझेदारी। तो इस तरीके से क्या है, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये हम बात कर रहे हैं नीतियों की, जो अंतरराष्ट्रीय नीति हुई थी 2, ठीक है। तो इनको क्या क्या कहा गया, इसको MDGs को तो सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य कहा गया। इसके अंतर्गत 8 गोल रखे गए, और 8 गोलों के द्वारा इसको जब प्रस्तुत किया गया तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको 2000 में क्या है मंजूरी मिल गई, और 2015 तक इनको इसने अपने टारगेटों को अचीव करने का प्रयास किया, ठीक है। उसके बाद में फिर SDGs का निर्माण हुआ, सतत विकास लक्ष्य, और सतत विकास लक्ष्य के द्वारा ये जो टारगेट थे इनको 8 से बढ़ा करके कितना कर दिया, 17 कर दिया, और 17 जो गोल थे, इन 17 टारगेटों को इन्होंने 2030 तक कंप्लीट करने का प्रयास किया। और इन सबके सहयोग से, ठीक है, इन सबके सहयोग से ये जो आपका UNCRPD है और MDGs है, SDGs है, ठीक है। तो इससे एक तो मानव विकास और इस मानव के जो जीवन स्तर है उसमें क्या हुआ, उसमें विकास हुआ, ठीक है, उसमें विकास हुआ है। इस तरीके से इसमें बताया गया, और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ठीक है। यहाँ तक ये आपका जो है क्वेश्चन क्रमांक 23 समाप्त होता है, ठीक है। अधिकांशतः आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, इन पॉइंटों में से भी आप कुछ पॉइंट लिख के आते हो एग्जाम में तो बहुत अच्छे अंक आपके आ सकते हैं, ठीक है ना। आपको इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है, और अधिकांशतः इनको मैंने जैसे बताया आपको कि मैं बीच बीच में जो भी फुल फॉर्म बताऊं, क्योंकि वो आपके यूनिट के अंतर्गत है, तो उनको आप पीछे बैक पेज पे लिख लेंगे तो वो आपके लिए वैल्यूएबल होगी, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन क्रमांक 22, ठीक है ना, क्वेश्चन क्रमांक 22 अंतरराष्ट्रीय निकायों की चर्चा करते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय, तो अंतरराष्ट्रीय निकायों की चर्चा करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय निकाय में कौन कौन से आते हैं वो हम चर्चा करते हैं इसमें। जैसे WHO है, वो अंतरराष्ट्रीय निकाय है, ठीक है। UNCRPD तो हो गया, ये सम्मेलन था, ठीक है। और हम बात करेंगे एक और आपका
यूनिसेफ है एक, ठीक है, यूनिसेफ हो गया, ठीक है, और यूनिसेफ के अलावा यूनेस्को हो गया आपका। ये क्या है, ये बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय निकाय हैं, संगठन हैं, और इन संगठनों के द्वारा भी दिव्यांगता के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, उनके बारे में हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय जो विकास के निकाय हैं जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत हैं, उनके बारे में, ठीक है। जैसे कुछ हैं, पहला मैं बता दूं IDA, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस, ठीक है। दूसरी की अगर मैं बात करूं तो दूसरा है आपका CRPD, ठीक है। तीसरा है आपका यूनिसेफ, ठीक है। तीसरा है आपका यूनिसेफ, और चौथा है आपका UNDP, पांचवा है आपका UNE, UNESC, ओ यूनेस्को, ठीक है। और यूनेस्को हो गया आपका, और एक लास्ट आपका छठवा बता देता हूं मैं, WHO, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी फुल फॉर्म के बारे में। इनकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, तो लिख दो, ठीक है। इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगता संगठन, ठीक है। दूसरी हम बात करें कॉन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसकी अगर हम बात करें तो इसका नाम चेंज हो गया है अब, ठीक है। UN इसका नाम है, जो पहले इसका नाम था यूनिसेफ, और यूनिसेफ को चेंज करके अब UNCF कर दिया है, UNCF, ठीक है। तो मैं दोनों बताऊंगा आपको। इसका जो बदला हुआ नाम है वो है UNCF, और इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं पहले, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, सॉरी, चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, विश्व यूनाइटेड अंतरराष्ट्रीय वैश्विक विकास कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय वैश्विक विकास कार्यक्रम,
ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनेस्को की, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका तो आप जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है ना। चलिए, तो हम इनकी एक एक करके चर्चा करते हैं कि ये है क्या चीज और क्या, मतलब इन्होंने क्या क्या काम किए, ठीक है ना, अपने अपने क्षेत्र में ये किस तरीके से आगे रही, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी के लिए हम बता दें आपको, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस है, आईडीए के बारे में फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो सबसे पहले आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ठीक है ना, इसको जो मंजूरी दी वो 1999 में दी, ठीक है ना। 1999 में इसको बनाने की मंजूरी दी। और इसका काम क्या था, ये केवल और केवल दिव्यांगता के क्षेत्र में जो बच्चे थे उनके अधिकारों की रक्षा एवं भलाई के कार्यों में लिप्त थी पूर्ण तरीके से, ठीक है ना। इनको सिर्फ क्या करना था, और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन डिसेबिलिटी के क्षेत्र में इनके डिसेबल बच्चों के अधिकारों एवं उनके संबंधित जो भी भलाई के कार्य होते थे वो सारे, चाहे पेंशन दिलवाना, चाहे और भी ऐसे बहुत सारे काम, उनको उपकरण दिलवाना, ये सारा कुछ किसके अंतर्गत होता था, आईडीए के अंतर्गत होता था, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें CRPD के बारे में, ठीक है, तो ये एक सम्मेलन था जो कि दिव्यांग से जुड़े दिव्यांगजन अधिनियम, दिव्यांगजनों के लिए जो वैश्विक सम्मेलन किया गया आयोजित, ठीक है ना, उनके लिए था। और ये जो सम्मेलन था ये 2006 में, कहाँ है ये रहा, ये 13 दिसंबर 2006 में, ठीक है, इसका निर्माण हुआ। और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको यहाँ पे लाया गया। और इसका काम, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दिव्यांग, इसमें मैं बताऊं आपको, ये सारे के सारे जो हैं ये वैश्विक स्तर के हैं, अंतरराष्ट्रीय निकाय हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे यही हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन स्पेशल के फील्ड में जो कार्य कर रहे हैं अधिकांशतः ये है। इनका जो प्राथमिक कार्य है वो है स्वास्थ्य, ठीक है, दूसरा शिक्षा, तीसरा रोजगार, प्रशिक्षण, ठीक है। और मतलब जो भी इनके अधिकार, जागरूकता, आर्थिक, तो ये सारी जो काम ऑफिशियली होते हैं एक विकासशील देश में, ठीक है, तो वो उन सब पर ये मिलकर के कार्य करते हैं। अलग अलग फील्ड का अलग अलग कार्य है, ठीक है ना, इस तरीके से। और मैं आगे बता रहा हूँ आपको यूनिसेफ के बारे में, ठीक है ना। तो यूनिसेफ 11 नवंबर 1945, यूनिसेफ 11 नवंबर 1945, ठीक है, 11 नवंबर 1945 को वही आपकी महासभा, राष्ट्रीय आयोग महासभा द्वारा इसको मंजूरी मिली और यूनिसेफ का निर्माण हुआ। इसमें क्या है, आपको ये शब्दों से पढ़ के पता लगाना होता है। यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, इंटरनेशनल
चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, मतलब बच्चों की बीमारी या किसी भयंकर रोग के लिए या फिर उसके उपचार या सहायता के लिए आर्थिक सहायता हो, तो उसके लिए इमरजेंसी फंड की जो जरूरत पड़ती थी उसको कौन दिलवाता था? उसको यूनिसेफ दिलवाती थी। उसका बदला हुआ नाम क्या है? यूएनसीएफ है। और यूएनसीएफ जो नाम है वो 11 दिसंबर 1946 में चेंज किया गया। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेगा कि 11 नवंबर 1945 का जो यूनिसेफ का नाम था उसको चेंज करके क्या किया गया, तो उसका नाम यूएनसीएफ किया गया और ये 11 दिसंबर 1946 को चेंज किया गया। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। डब्ल्यूएचओ के बारे में पता होना चाहिए कि 7 अप्रैल 1948 7 अप्रैल 1948 को क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस बनाया जाता है। हर प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 की हुई। और इसका जो मुख्यालय है वो आपको पता होगा जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और हम बात करेंगे आगे यूनेस्को के बारे में। ठीक है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको पता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका शिक्षा के क्षेत्र में, साइंटिफिक मतलब विज्ञान के क्षेत्र में, शोध कार्य के क्षेत्र में, ठीक है, एंड कल्चरल। ठीक है, कल्चर मतलब आपको पता है आपकी जो संस्कृति होती है, सांस्कृतिक रूप से बनाया गया एक संगठन है जो कि इनको जागरूक रखने के लिए, इनको धरातल पे मौजूद रखने के लिए वर्क करता है वैश्विक स्तर से, कि किसी भी देश की कोई भी संस्कृति को क्षति ना पहुंचे, इसके लिए वर्क करता है। और हम बात करेंगे यहाँ पे जो ये आपका यूनेस्को है, यूनेस्को की स्थापना क्या है? हाँ, यूनेस्को की स्थापना हुई थी आपकी 16 नवंबर, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945। कहाँ? यूनेस्को, यस, 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, 16 नवंबर 1945 को किसकी स्थापना हुई? आपके जो यूनेस्को है उसकी स्थापना हुई। ठीक है, और यूनेस्को का जो एक बार इसका फोटो खींच लीजिए। मैं इसके बारे में फिर है ना आपको जो है डायरेक्ट बता दूंगा, जिससे आपका जो है वो इसमें ज्यादा बोर्ड पे आप आ नहीं पा रहा है, तो उसके कारण आपको दिक्कत हो रही होगी। चलिए, ठीक है, उसके बाद में हम हमारे राष्ट्रीय संस्थानों को पढ़ करके और आज का जो है इसे एंड करेंगे। केवल फुल फॉर्म के बारे में मैंने बताया है अभी आपको, बाकी आपको कोई भी ध्यान नहीं रखना है। ठीक है ना, अब मैं बता देता हूँ आपको क्लियर। ये सबके जो कार्य हैं उनके बारे में मैंने ऊपर दर्शाया गया है। ठीक है, आईडी आपको पता होगा, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस। ठीक है, इसकी स्थापना आपको पता है 1999 में हुई। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको मंजूरी मिली। अब इसका कार्य क्या होते हैं? इसके कार्य यही होते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, अधिकार, दिव्यांगता के क्षेत्र में। लेकिन किसके क्षेत्र में? दिव्यांगता के। जो बच्चे चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, दिव्यांगता का मतलब वही होता है ऐसे बच्चे जो असमर्थ हो। ठीक है ना, तो उसको समर्थ करने के लिए, उनको पुनर्वासित करने के लिए कार्य किया जाता है। सीआरपीडी की अगर बात करें हम, ठीक है, तो सीआरपीडी का मैंने आपको बताया था 13 दिसंबर 2006। 13 दिसंबर 2006 को क्या है? दिव्यांगताओं के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो सम्मेलन था सीआरपीडी। ठीक है, तो इसको क्या है आगे बढ़ाया गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ का जो रूपांतरण नाम था वो था आपका यूएनसीएफ। ठीक है, और आपको पता है इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। अब हम बात करेंगे एक और संस्थान है, ये केवल जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को इमरजेंसी फंड, ठीक है, आर्थिक सहायता में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, चाहे उपकरण से लेकर के हो,
चाहे घर से लेकर हो चाहे कोई भी और बात हो, ठीक है ना, आर्थिक सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। आगे हम बात करेंगे यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को के बारे में मैंने बताया था, एजुकेशनल, साइंटिफिक एवं कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में, शोध कार्यों के क्षेत्र में और जो आपका कल्चरल सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है वैश्विक स्तर पर कार्य करता है, ठीक है। इसकी स्थापना मैंने आपको बताई थी 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना बताई थी मैंने आपको, ठीक है। और एक है आपका ठीक है ना, एक है आपका WHO की स्थापना आपको मैंने बता दिया था 7 अप्रैल 1948 को। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। और अगर हम बात करें यूनेस्को की, ठीक है, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है, सॉरी, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में है। और पेरिस का किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है। आगे हम बात करें UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो विकास कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, ये जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है ये 22 नवंबर 1965 को, ठीक है, कब बना? 22 नवंबर 1965 को बना, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है आपको पता होगा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, ठीक है ना। इसी के हिसाब से अगर अपन यहाँ बात करें, ठीक है, तो ये भी यूनिसेफ का जो है, UNCF का, ये भी कहाँ है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है। इसकी स्थापना भी वही हुई। और UNDP का जो कार्यक्रम है मैंने बताया था आपको, ठीक है, इसका मुख्यतः गरीबी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का इसका काम क्या है? ठीक है, गरीबी उन्मूलन, ठीक है, और सतत जो है विकास करना, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, ठीक है। और संकट युक्त क्षेत्र हैं उनको विकसित करना, ये इसका कार्य है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिला ये, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये जो आपके अंतरराष्ट्रीय निकाय हैं इनके बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। IDA, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस, ठीक है ना, इसकी स्थापना 1999 में हुई, ठीक है ना, दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करता है ये। और CRPD की बात करें, मुझे लगता है ये है ना, ठीक है, ये CRPD है, इसकी फुल फॉर्म UNCRPD होती है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंस ऑफ ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसकी स्थापना 13 दिसंबर 2006 को हुई थी, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ का जो दूसरा नाम है वो UNCF है, ठीक है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इसका मुख्यालय है। UNDP की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई और न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और यूनेस्को की अगर हम बात करें तो यूनेस्को आपको पता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, शोध कार्यों के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र के विकासों के ध्यान में रख करके इसको बनाया गया है। 16 नवंबर 1945 को इसका जो है निर्माण किया गया और ये पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, ठीक है ना। आगे हम बात करें WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको आप जानते हो 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का निर्माण हुआ था। चलिए अब हम बात करते हैं आपके जो क्वेश्चन आज का लास्ट है, ठीक है ना। देखो आप लोगों को यहाँ पे इतना सब कुछ देखने को मिल रहा होगा और इसी के लिए मैं कहता हूँ आपसे कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप जैसे न जाने कितने बच्चे अभी इस शिक्षा से वंचित हैं, क्योंकि ये जो एजुकेशन है ये मुख्यतः रेगुलरली कई क्षेत्रों पे मिलती है, बाकी बच्चे कहीं
रेगुलर नहीं जा पाते हैं, तो उस कारणवश क्या है वो रह जाते हैं। तो ये आपको ध्यान करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि नेक्स्ट सीरीज में किस पेपर की स्टार्ट करूं, ठीक है ना, जिससे कि आपको पता चल पाए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आपके नेशनल जो इंस्टीट्यूट है उनके बारे में। ठीक है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए पूरे भारत देश में राष्ट्रीय संस्थान है दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाली, वो कितनी है आपकी? 9 है। कितनी है? पहली बात तो 9 है। 9 के हम नाम लिखेंगे जैसे आते हैं। पहली बात AYJ NISHD, ठीक है ना, ये है आपकी मुंबई में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कहाँ पर है? मुंबई में। इसकी स्थापना 1983 में कब की गई? 1983 में की गई। ठीक है, और अगर कोई ज्यादा पूछे तो बता देना 9 अगस्त 9 अगस्त 9 अगस्त 1983 को। ठीक है, अब दूसरी की अगर बात करें तो दूसरी है आपकी NIEPMD निपमेट चेन्नई। ठीक है, ये कहाँ पर है आपका? इसका मुख्यालय चेन्नई में है। ये 2005 में जो आपके मल्टीपल बहुत दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे थे उनके विकास के लिए बनाई गई ये यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, इन सभी के कार्य एक साथ बता दूंगा मैं। NIEPID और ये आपका बना था सिकंदराबाद पड़ता है आपका तेलंगाना में 1984 में। कब स्थापना हुई इसकी? 1984 में। अगर हम बात करते हैं आपकी जो एक और यूनिवर्सिटी NIEPVD जो कि देहरादून में स्थित है, देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1979 की हुई। ठीक है, नंबर 5वीं है आपकी ISLRTC, ये आपकी है नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली है। इसकी स्थापना 2015 में हुई है। ये न्यू है, अभी ऐड हुई है। ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए हमें। और 6 है, और 6वीं का नाम है NILD। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो इसकी जो है इसका मुख्यालय है ये है कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में है। कब स्थापना हुई? 1982 में। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे आपका 7वां 8वां और लास्ट 9वां। ठीक है ना, तो 7वें नंबर पे कौन सा है? 7वें नंबर पे है आपका NIMHR। ठीक है, और एक है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन विद फिजिकली डिसेबिलिटी। एक है आपका स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है, तो इस तरीके से NIMHR है, ये है आपका सीहोर MP में, सीहोर MP में। इसकी स्थापना 2010 में हुई है। तो एक तो ये और एक 2, पहले 7 थे, अब 9 इसी की वजह से हुए। ठीक है, और ये है आपका नई दिल्ली में पंडित दीनदयाल वाला। ठीक है ना, और इसकी स्थापना 12 नवंबर 1976 को, 12 नवंबर 1976 को। ठीक है, और इसकी स्थापना बताएं हम तो कटक उड़ीसा में। कहाँ है ये? कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा में है। और 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1984 में। ठीक है, एक अलिम्को, एक वो है अलिम्को क्या है?
आर्टिफिशियल लिम्स इंस्टीट्यूट मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है ना। मतलब ये कृत्रिम अंग बनाता है, तो कृत्रिम अंग बनाता है तो ये क्या है, ये है आपका ये आपका है कानपुर में है ये आपका कानपुर में है। तो कानपुर वालों ने ही क्या है ये ब्रांच खोली है, ठीक है, जिसका नाम रखा गया है स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर, ठीक है। ये इसका मुख्यालय कहाँ है, कटक उड़ीसा में है। 1984 में इसकी स्थापना हुई। आगे हम बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन विद फिजिकली डिसेबल, ठीक है, फिजिकली डिसेबिलिटी। तो ये इसकी जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। 12 नवंबर 1976 को इसकी स्थापना हुई। एक है NIMHR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिसर्च सेंटर, ठीक है, ये है सीहोर MP में। 2010 में इसकी स्थापना हुई। और एक NILD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये कोलकाता में है और 1982 में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई। एक है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, नई दिल्ली में। 2015 में इसकी स्थापना हुई, ये भी नया है, ठीक है। एक हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, देहरादून में है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। और एक है NIEPID सिकंदराबाद में है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, सिकंदराबाद तेलंगानाबाद में। उसकी स्थापना 1984 में हुई। एक निपमेड है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये चेन्नई में है, ठीक है ना। इसकी स्थापना 2005 में हुई। एक है AYGNISSD, ठीक है, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, ये कहाँ है, मुंबई बांद्रा में है। 1983 में 9 अगस्त 1983 में इसकी स्थापना हुई। अब मैं आपको इनके कार्य क्षेत्र बता देता हूँ, ठीक है। आपको पता है इसमें शब्द आया है अली यावर जंग, तो ये किसी व्यक्ति का नाम है जिसने भूमि दान की थी, इसी वजह से इसका जो है नाम पड़ गया। तो इसको अगर यहाँ से देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट स्पीच एंड हियरिंग, तो आपको पता है कि मूक बधिर बच्चों के लिए जो यूनिवर्सिटी शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य करती है, सिलेबस निर्माण का काम करती है, अंग उत्पादन का कार्य करती है, श्रवण यंत्र बनाने का कार्य करती है, वो सारा काम कहाँ से होता है, इससे होता है। इसकी ये कहाँ पे है, मुंबई में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मूक बधिर बच्चों के लिए, ठीक है। इसमें आ रहा है बेटा मल्टीपल डिसेबिलिटी, ठीक है, मतलब बहुदिव्यांग जो बच्चे होते हैं, बहुदिव्यांग मतलब 2 या 2 से अधिक प्रकार की दिव्यांगता जिस व्यक्ति में एक ही बच्चे में पाई जाती है उसे बहुदिव्यांग, ठीक है, बहुदिव्यांग। तो बहुदिव्यांगता वाले बच्चों के लिए कार्य करना, उनके लिए सिलेबस जारी करना, उसके लिए उपकरण अंग निर्माण तैयार करना, ये सबका काम किसका है, शिक्षण प्रशिक्षण का निपेड का काम क्या है, केवल मानसिक मंद बच्चों के लिए ये, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बौद्धिक अक्षम, मानसिक मंद, ठीक है, या फिर कहेंगे इसको बौद्धिक अक्षम। बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित बच्चों के लिए ट्रेनिंग सेंटर का काम करता है, या फिर उनके सिलेबस जारी करने का, ये सारा काम किसका होता है, निपेड का होता है। अब बात करते हैं, यहाँ तक सारा सेम है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी। विजुअल डिसेबिलिटी का मतलब है दृष्टि, क्या होता है, दृष्टिहीनता, ठीक है। तो दृष्टिहीनता के क्षेत्र में जो लेंस का निर्माण करना, आंखों में जो लेंसों का प्रत्यारोपण होता है, ठीक है, दृष्टिहीन मतलब ब्रेल लिपि का जो आविष्कार होता है, ये सारा जो काम होता है किसका होता है, निपमेड का होता है। ISLRTC का काम क्या होता है, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, भारतीय सांकेतिक जो भाषा होती है, ठीक है ना, जैसे ABCD इस तरीके से जो भाषाएं होती हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लैक इस तरीके से, तो ये साइन लैंग्वेज का जो रिसर्च सेंटर है ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में। 2015 में स्थापना हुई, ठीक है। तो सांकेतिक भाषा के लिए पता होना चाहिए आपको थोड़ा थोड़ा। NILD मतलब ये है कि जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब गामक अक्षमता,
जो बच्चे चलने फिरने में असमर्थ होते हैं, बैसाखी का नवाकला, व्हील चेयर का नवाकला, ये सब काम किसके अंतर्गत होते हैं? ये इसके अंतर्गत होते हैं, कोलकाता, ठीक है, NILD के अंदर। NIMH क्या ना, मेंटल हेल्थ रिसर्च, मानसिक बीमारी से संबंधित, मानसिक मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक बीमारी के शिकार कुछ बच्चे होते हैं, उनके लिए जो रिसर्च सेंटर का कार्य करती है वो कौन करती है? ये NIMHR करती है, श्योर MP में, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल, ये फिजिकली डिसेबिलिटी में वही आते हैं, कामक क्षमता से संबंधित जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए कार्य करती है कौन? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। और स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट, ये क्या काम करती है? कटक उड़ीसा में इसका मुख्यालय है, और ये अलिम्को का ही इसने ब्रांच खोली है। अलिम्को का काम क्या होता है? कृत्रिम अंग का निर्माण करना, ठीक है ना। तो ये भी क्या है? रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये पुनर्वास के काम, जो बच्चे दिव्यांग बच्चे समाज में क्या पिछड़ गए हैं उनको पुनर्वासित, ठीक है ना। तो इन सब का ओवरऑल कार्य एक जैसा होता है, लगभग अपने अपने क्षेत्र के सिलेबस जारी करना, अपने अपने क्षेत्र के सिलेबस जारी करने के साथ साथ शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र संस्थान को मान्यता प्रदान करना, ठीक है ना। उनके दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ उपकरण बनाना, कुछ अंगों का निर्माण करना, ठीक है। उनको शिक्षा में होने वाले जो नए नए नवाचार होते हैं उनको शिक्षित करने के लिए जो अलग अलग नई पद्धति है उनका विकास करना। इस तरीके से आपका जो है आज का सेशन ये कंप्लीट होता है, आपका पार्ट 7 के साथ में। सीरीज फर्स्ट यहाँ आपकी होती है समाप्त, और मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगा कि आप लोगों को कौन सी सीरीज पढ़नी है, और सीरीज सेकंड हम पढ़ेंगे तो किस सब्जेक्ट पढ़े आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, तो मैं जरूर उस पर वर्क करूंगा और अच्छे से आपको बेहतरीन से बेहतर देने का प्रयास करूंगा, बेहतरीन से बेहतरीन। और आप अगर मेरे चैनल पर लास्ट तक बने रहे हो तो आप लोगों का थैंक यू, और लास्ट तक इस वीडियो को देखना है आपको, ठीक है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आप से मोटिवेट होकर के और आपको बहुत अच्छा कंटेंट ला सकूं, ठीक है। इसी के साथ आप सभी को शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।